सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। अब्दुल कलाम जी यहाँ पे कहना चाहते हैं, इंडिया हैज़ इन्फिनाइट पोटेंशियल, वी नीड टू अनलिश इट विद करेज, कन्विक्शन एंड अ क्लियर स्ट्रेटजी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं इंडिया के पास इन्फिनाइट पोटेंशियल है। इन्फिनाइट पोटेंशियल इन टर्म ऑफ इट्स पीपल, हमारे जो लोग हैं वो हमारा पोटेंशियल है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारा पोटेंशियल है, हमारा कल्चर हो गया, हमारे आइडियाज़ हो गए। ये क्या है? ये इंडिया का इन्फिनाइट पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लीडर्स दिए, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी हो गए, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारा इन्फिनाइट पोटेंशियल है, रिसोर्स हो गए, कल्चर हो गए, आइडियाज़ हो गए, हमारे पीपल हो गए, ये इन्फिनाइट पोटेंशियल इंडिया को ऑटोमेटिकली सक्सेस नहीं दिलाएगा। कब सक्सेस मिलेगी? जब हम इसको अनटैप्ड करेंगे, जब हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे? विद करेज, जब हम साहस दिखाएंगे, करेज दिखाएंगे, किस चीज़ के लिए? बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए। तब जाके जो हमारा इन्फिनिट पोटेंशियल है ये इंडिया को सक्सेस दिलाएगा। जब हम कन्विक्टेड रहेंगे अपने आइडियाज़ के लिए, अपनी कमिटमेंट्स के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए। तो यही कुछ मतलब है ये क्लियर स्ट्रैटेजी, मतलब हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है इसके लिए हम बोल्ड डिसीजन रहेंगे, कन्विक्टेड रहेंगे, तो जाके जो है इंडिया को सक्सेस मिलेगी। इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बन पाएगा, इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, जो इंडिया का टारगेट भी है 2047 तक बनने का। तो आई होप आपको ये जो कोट है इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो कोट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से, सेल्फ रिलायंट इंडिया। सो इसके अंदर वी विल डिस्कस्ड अबाउट कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया ने क्या क्या अचीव करा है, क्या क्या ऑब्स्टेकल इंडिया को फेस करने मिले, डिफरेंट सेक्टर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे। और जो इंडिया का गोल है ग्लोबल लीडर बनने का, या कह लीजिए डेवलप्ड कंट्री बनने का 2047 तक, वो कैसे पूरा होगा। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। हमारा एम सिंपल है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। और नॉलेज पूल कैसे बढ़ेगा? जब नए नए आइडियाज़, नए नए थीम्स, नए नए डायमेंशन जो है हमारे माइंड में जाएंगे। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट 10 ईयर में हमने जैसे अभी देखा इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली जो है चेंज हो चुका है। चाहे वो इकोनॉमिक की बात करें, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो नेशनल स्ट्रेंथ की बात करें। क्योंकि रिसेंटली जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसने बता दिया है कि इंडिया जो है अब बहुत आगे बढ़ चुका है लास्ट 10 ईयर से कंपैरेटिवली। अब इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ रिलायंट है, इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा एक्टिव है ऑन द ग्लोबल स्टेज। क्योंकि जितने भी ग्लोबल मैटर्स होते हैं इंडिया की उसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये कुछ ट्रांजिशन देखने को मिला है हमारे लास्ट एक डेकेड्स में, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। अब एक एक करके पर्टिकुलर सेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करें, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस की यहाँ पे बात करें, तो 2014 में, आज से 10 साल पहले जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया था। क्योंकि जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो है पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ता है। इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली जो है रूलिंग पार्टी को जो है फेवर किया गया है, तो हम उसको थोड़ा साइड रखेंगे। हमारा जो मेन जो पर्पस है वो क्या, कि इंडिया ने लास्ट 10 ईयर में क्या अचीव करा है पॉजिटिवली, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो लास्ट 10 ईयर में हमने क्या करा है? सबसे 2014 में हमारा एक प्रोग्राम आया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आप सभी को पता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में हमने स्टडी भी करा था। इसने बेसिकली इंडिया के अंदर जो काफ़ी सालों से स्टैग्नेंट जो हमारा एक सेक्टर था, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करा था। इसका टारगेट सिर्फ एक था, क्या, कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाए जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उसको इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना। जो बिजनेस रूल थे उसको सिंप्लीफाई किया गया, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इनिशिएटिव लाए गए, इंडस्ट्री को इनकरेज किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, डिफेंस हो गई, कि जो है यहाँ पे सेल्फ इनिशिएटिव लेके आए मेक इन इंडिया करके। 2020 के अंदर एक नया इनिशिएटिव आया हमारा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन। ये कुछ और नहीं था, यही हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था इसका नेक्स्ट स्टेप था। तो यहाँ पे आइडिया दिया गया कि भैया हमें जो है क्रिटिकल जो एरियाज़ है हमारे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, इसके अंदर इंडिया को जो है कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें। और आप अगर इसका टाइमलाइन देखेंगे तो ये आया था 2020 के अंदर, और 2020 के अंदर आने का इसका रीज़न था 2019 का कोविड-19 के अंदर हमें पता चल गया था कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर। स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो चाइना की, क्योंकि 2019 के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, जब ये जो हमारी जो सप्लाई चेन थी, क्रिटिकल सप्लाई चेन थी, ये जो ब्रेक हो गई थी, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। क्योंकि मोर देन 90% ऑफ हमारा जो API होता है, जो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है जो मेडिसिन के अंदर डलता है,
वो हमारा चाइना से इंपोर्ट होता था। तो उसी के बाद ये सारा इनिशिएटिव लाया गया आत्मनिर्भर भारत, ताकि इंडिया जो है अब सेल्फ रिलायंट होए डिफरेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें। गोल बेसिकली यही था, डिपेंडेंसी को जो है रिड्यूस करना। और डिपेंडेंसी रिड्यूस होने के साथ साथ एक चीज़ और होती है, वो क्या, जब भी हम जो है अपने आप को जो है मजबूत करते हैं कि हम ग्लोबली कंपिटिटिव हो जाते हैं। अब देखो, ग्लोबली कंपिटिटिव तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे कि जब हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे PLI स्कीम्स वगैरह जितनी भी आई थी जो कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा दे रही थी, सर्टेन उसके बाद इनिशिएटिव दे रही थी, तो वो सारी चीज़ें क्या थी कि हम ग्लोबली जो है मतलब जो है लोकली जो है उन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करें। जब लोकली चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल पे, बल्क स्केल पे जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो प्राइस है ग्लोबली अगर हम compete करें तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे हो रही थी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया और हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हो गया, इन दो के द्वारा, कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा था प्लस हमारा सेल्फ रिलायंस, दोनों चीज़ यहाँ पे बढ़ रही थी। अलग अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी हो गया और इनोवेशन सेक्टर हो गया, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव करके दिखाया है। जैसे इंडिया जो है अब करेंटली अगर बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट स्टैंड करता है। थर्ड कंट्री है USA और चाइना के बाद जो है इंडिया, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इकोसिस्टम प्रोवाइड करा रखा है। चाहे वो हमारा गिफ्ट सिटी हो गया, चाहे वो हमारा नोएडा का सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें उसी चीज़ों के लिए हैं। अब ये जो हमारा स्टार्टअप्स हैं, और हमने कल भी देखा था इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के अंदर कि ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कैसे जो है हमें अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो स्टार्टअप है, ये ग्लोबल लेवल का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, AI एंड स्पेस, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अगर हमें इनोवेटिवली कुछ करना है तो वो हमारी स्टार्टअप्स कर सकते हैं। और उसके लिए इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो है, थर्ड कह लीजिए नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, जो स्टार्टअप को बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, मिशंस भी है, जैसे नेशनल क्वांटम मिशन हो गया, हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो गया। ये मिशन बेसिकली जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंडिया को जो है सेल्फ रिलायंट भी बनना है और इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर भी बनना है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को भी जो डील करना है उसके लिए ये हमारे मिशंस हो गए। इसरो की अचीवमेंट भी हमने इस पर्टिकुलर 10 डेकेड्स में, 10 जो ईयर्स हैं, एक डेकेड जो है लास्ट हमारा, उसमें देखने को मिली 2014 से अब तक का। जैसे हमारा चंद्रयान मिशन हो गया, जैसे हमारा गगनयान मिशन हो गया, जैसे आपको पता भी हमारे शुक्ला जी जो है वो जाने वाले हैं स्पेस में, और ये सारा चीज़ USA में चल रहा है। तो ये सारी अचीवमेंट जो है इंडिया की अचीवमेंट है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर के अंदर। अब डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करें तो डिफेंस कैपेबिलिटी में तो ऑपरेशन सिंदूर ने जो है अपने आप को जो है प्रूव करके दिखा दिया है कि इंडिया जो है ये जो होममेड डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस कह लीजिए या फिर कह लीजिए हमारा डिफेंस सेक्टर की सक्सेस जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस है किसकी, हमारे इनिशिएटिव मेक इन इंडिया की। क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर जो हमारा क्रिटिकल सेक्टर है उसमें से एक सेक्टर हमारा डिफेंस सेक्टर भी है और हमारा आत्मनिर्भर भारत इस सेक्टर की। तो ये जो सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये जो हमारे इनिशिएटिव है इसकी सक्सेस ही हमें जो है ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के रूप में दिखाई देती है। क्योंकि जब इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया तभी जो है हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलप हो पाए। अब यहाँ पे बात करें तो जैसे सिप्री वगैरह की रिपोर्ट आती है उसमें आता है कि इंडिया जो है कितने नंबर पे आता है जो डिफेंस से रिलेटेड जो है इंपोर्ट करता है। तो इंडिया की छवि जो थी अभी तक सिर्फ इंपोर्टर के रूप में थी कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन हमारे जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो गया, इन सब इनिशिएटिव्स के आने के बाद लास्ट 10 ईयर के अंदर, लास्ट एक डेकेड के अंदर इंडिया की जो इमेज है वो एज अ एक्सपोर्टर के रूप में भी उभर के आई है ग्लोबली। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इंडिया ने जो है 2025 के अंदर 23 करोड़ अराउंड जो है 23,000 करोड़ जो है उतने का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो हमने एक्सपोर्ट करें। और अभी इंडिया करेंटली देखे तो 80 कंट्री को जो है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मतलब हम सेल करते हैं। तो इंडिया जो है इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। किसकी सक्सेस है ये? सक्सेस है हमारे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है,
हमारा जो घर का खुद का जो इंडिजीनियस जो डिफेंस सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमारे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ पे यही बता रखा है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 15,000 करोड़ था। और इसी की वजह से ये क्या चीज़ ये शो ही कर रही है कि हमारा जो इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन है, चाहे वो मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, एडवांस वेपन्स हो गए, इन सब चीज़ों में इंडिया जो है ग्रो कर रहा है। और आपको पता भी होगा कि इंडिया जो है स्पेस के अंदर भी जो है स्पेस को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके लिए स्टार्टअप्स हो गए, जैसे पिक्सल वगैरह हो गए, ये इंडिया की जो आईडेक्स जो इंडियन डिफेंस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ब्रांच है, उसके साथ कोलैबोरेट करके नई नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। तो इंडिया जो है लास्ट 10 ईयर में काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी की वाइज या कह लीजिए इंडस्ट्री वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज आगे बढ़ चुका है। इंडिया का रोल, क्योंकि जब कम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी, इंडिया का जो है कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया जो है जो चाहता है वो अचीव भी कर लेगा। चाहता क्या है, बेसिकली ग्लोबल लीडर बनना, वो भी अचीव कर लेगा। यहाँ पे यही बता रखा है। अदर सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री और ग्लोबल पार्टनरशिप में इंडिया ने क्या करा है। देखो, जो इंडियन हमारी जो इंडस्ट्री है वो हाईटेक कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रही है। जैसे हमारा एआई हो गया, हमारी क्लीन एनर्जी हो गई, हमारा सेमीकंडक्टर हो गया, नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, स्पेस, इन सब सेक्टर्स के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है वो कोलैबोरेट कर रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं। और इस कोलैबोरेशन के साथ कोलैबोरेट वो गवर्नमेंट के साथ कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया पिक्सल हो गई, वो आईडेक्स के साथ जो है, आयोडेक्स नहीं, आईडेक्स जो है इंडिया की डिफेंस जो है टेक्नोलॉजी वाली जो एक ब्रांच है, उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। एकेडमिक्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है। और इसके साथ इंडिया की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जैसे हम देखते हैं स्किल इंडिया रिपोर्ट जो हर साल बताता है कि इंडिया के अंदर 48% ऐसे जो यूथ हैं जो बीटेक करते हैं, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन जो है हमारे यूथ को भी स्किल्ड कर रहा है। तो हमारी जो अनटैप्ड जो पोटेंशियल है उसको भी जो है अनलीश करने में हेल्प कर रहा है हमारा प्राइवेट सेक्टर। इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव है, जैसे भाषिनी हो गया। जैसे ये भाषिनी जो है एआई ट्रांसलेटेड जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, फ्यूचर स्किल प्राइम एआई ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो बेसिकली ये भाषिनी हो गया या फिर फ्यूचर स्किल, जो ये वाला इनिशिएटिव जो है, ये हमारी जो वर्क फोर्स है उसको फ्यूचर रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको उसमें अपग्रेड करने के लिए, उसमें स्किल करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ हम ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, जैसे यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव हो गया, इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन हो गया। यही जो फ्यूचर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कैसे हम एडवांसमेंट करें, क्योंकि हम जब दो तीन चीज़ें करेंगे, जैसे हम अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, प्लस ग्लोबली कोलैबोरेट करेंगे, तभी जाके जो है हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जो है एस कर पाएंगे। और जो हमारा इंडिया का मिशन है ग्लोबल लीडर बनने का, या फिर कह लीजिए डेवलप्ड कंट्री बनने का 2047 तक, तभी वो अचीव हो पाएगा। तो आई होप ये जो आज का एडिटोरियल था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडिया का जो पोटेंशियल है उसको अनलीज करने के लिए हमें जो है मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, और इंडिया वही कर रहा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया हो तो पेपर 2 का ये जो है क्वेश्चन है, इसको लिखने का ज़रूर ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। लिखने के बाद जो है डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाके 2 लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं आपको। एक जो लिंक है वो आप हमारा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है अपडेट्स मिल जाएगी, आपकी पीडीएफ्स मिल जाएगी, लेक्चर्स जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और जो दूसरा लिंक है वो है डिस्कशन ग्रुप का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने जो आपके पीर्स हैं उनके साथ जो है डिस्कशन करने के लिए, उनके साथ जो है अपनी कॉपीज़ को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ऊपर। अभी सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि हम क्यों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को डिस्कस कर रहे हैं, करेंटली क्या इसमें हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हो गए चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, फिर ऑरिजिन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में क्या है। देखो न्यूज़ में यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अभी 3 जो नए जजेस हैं उनको अपॉइंट किया गया है। एक हो गए जस्टिस NV अंजारिया, जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट थे। दूसरे हो गए जस्टिस विजय बिश्नोई, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज थे। और हो गए जस्टिस AS चंदूरकर, जो इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जो थे जज थे। ये तीनों जी यहाँ पे हैं जजेस, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 और जो जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करा है। जैसे हमारे संजीव सचदेवा जी हो गए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस विभू भाकुर हो गए, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं।
आशुतोष कुमार जी हो गए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस विपुल मनुभाई पांचोली हो गए जो पटना हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और जस्टिस तारलोक सिंह चौहान हो गए जो झारखंड हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो ये चीज़ थी करंट न्यूज़ में, ठीक है। इसी की वजह से, क्योंकि इतने सारे अपॉइंटमेंट्स एक साथ हुए हैं, तो इसकी वजह से ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कौन कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। देखो आर्टिकल 124 हो गया। आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ये थोड़ा सा आप याद रखना, कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर आर्टिकल दे दिया जाता है, और इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही बता रखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीजीआई से कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन सीजीआई से कब नहीं कंसल्ट किया जाता, जब उनकी खुद की अपॉइंटमेंट की बात हो, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 124। सिमिलरली आर्टिकल 1217 रिलेटेड है किससे, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से, और हाई कोर्ट के जजेस को भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इनकी कंसल्टेशन के अंदर सीजीआई के साथ गवर्नर के साथ भी जो है कंसल्ट किया जाता है। तो बस इतना सा थोड़ा डिफरेंस है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पे गवर्नर के साथ कंसल्ट नहीं किया जाता, हाई कोर्ट में किया जाता है तो गवर्नर के साथ कंसल्ट किया जाता है, लेकिन गवर्नर जो है अपॉइंट नहीं करता। थोड़ा सा याद रखना इतना, 217 और 124, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ। देखो 3 जजेस केस, अब तो टोटल 4 जजेस केस हो चुके हैं, तो एक एक करके देखेंगे। ईयर को थोड़ा सा याद ना, जो फर्स्ट जजेस केस था 1981 के अंदर आया था। इसके अंदर केस का नाम क्या था, केस का नाम था एसबी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली यही डिसाइड हुआ था फर्स्ट जजेस केस के अंदर कि जो प्रेसिडेंट होगा वो फाइनल अथॉरिटी होगा अपॉइंटमेंट का रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से। मतलब क्या कि यहाँ पे जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस नहीं है, मतलब कंसल्टेशन की कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं रही जब जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी हो गए। फिर इसके बाद सेकंड जजेस केस आया 1993 में। केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 जजेस की ये बेंच थी, और यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये जो प्रीवियस वाला एसबी गुप्ता वाला जो केस था इसको जो है नलिफाई कर दिया गया, ओवर रूल्ड कर दिया गया, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर आया जिसका नाम हमने रखा कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम वही कि ग्रुप ऑफ जो जजेस होंगे उनकी एडवाइस पे ही जो है प्रेसिडेंट जो है एक्शन करेगा, और अब तो ये मैंडेटोरी भी है, ठीक है। तो यही आया यहाँ पे प्राइमेसी ऑफ सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हुई इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। फिर ये जो कॉलेजियम सिस्टम तो आ गया था सेकंड जजेस केस में, इसको एक्सपांड कर दिया गया थर्ड जजेस केस 1998 में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जो उसके कलीग होंगे उनसे जो कंसल्टेशन होगी उसी कंसल्टेशन को माना जाएगा क्या, ये कॉलेजियम सिस्टम वाली कंसल्टेशन। तो ये हो गया 3 जजेस केस। इसके बाद फिर गवर्नमेंट 4th जजेस लेके आई थी, जिसमें जो NANG नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन आया था एक्ट 2014 के द्वारा, इसको 99th अमेंडमेंट के द्वारा नलिफाई कर दिया गया, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया 4:1 की मेजॉरिटी से। तो ये कुछ सिनेरियो था किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। नेक्स्ट देखते हैं IMD वार्निंग। देखो अभी जो है रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी ज़बरदस्त तूफान आया था, और दिल्ली में नहीं नॉर्थन इंडिया में आया था, और इसके अंदर जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जो है बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली, फ्लड जैसी जो कंडीशन थी वो भी आई थी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेते हुए यही जो IMD है ये एक कोड जो है वो रिलीज़ करता है जब भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये बता रखा है न्यूज़ के अंदर कि IMD ने रिसेंटली, अभी जो कल ही की बात है, येलो अलर्ट जो है 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जारी किया है, और ऑरेंज अलर्ट जो है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जारी किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे ये येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये क्या चीज़ होता है, ये कौन से कोड्स हैं, कौन यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, किसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो IMD जो है वेदर वार्निंग के लिए जो है कलर कोडिंग का यूज़ करता है। टोटल 4 कोडिंग होती है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या एम्बर और रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ग्रीन होता है तो मतलब कि कोई खतरे की बात नहीं है, येलो जब होता है तो थोड़ा सा अवेयर रहने की बात है, और जब ऑरेंज होता है या फिर एम्बर होता है तो अब प्रिपेयर हो जाओ, ये यहाँ पे कहा गया है। और जब रेड हो जाता है तो अब कुछ एक्शन लेने की बात है, ठीक है, कुछ एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। ये सारे कोड का थोड़ा सा मतलब होता है। आई होप समझ आ गया होगा
कि जब रेड आएगा तभी कुछ एक्शन लिया जाएगा, वरना फिर वार्निंग वगैरह या अलर्ट वगैरह रेडी बना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रीन कोई खतरा नहीं है, येलो में बी अवेयर, ऑरेंज के अंदर प्रिपेयर रहो और रेड में एक्शन लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। आईएमडी एस्टैब्लिश कब हुआ था? आईएमडी एस्टैब्लिश हुआ था 1875 के अंदर। आईएमडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आता, थोड़ा सा याद रखना, अर्थ एंड साइंस हो गया। अब जो कह लीजिए वेदर रिलेटेड जो फिनोमेना होता है सारा आईएमडी का कंट्रोल करता है, वो तो सबको पता ही होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है। और हमारा जो आईएमडी है वर्ल्ड के जो 6 रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से एक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आईएमडी के बारे में, अलर्ट के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रखो, थोड़ा सा डेली जो है डेली डिस्पैच देखा करो, ताकि यहाँ से जब क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे हमारा। ये है कल के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस, थोड़ा सा टैली कर लेना। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर।